ठीक, चलिए हेडिंग दीजिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। हेडिंग दीजिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो होगा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, वो किसी भी दूसरे पैरामीटर के ऊपर, किसी भी दूसरे चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसी दूसरे ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। नहीं, सर्किट के दूसरे कंडीशन के लिए उसका वैल्यू के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होना चाहिए। नहीं, इंडिपेंडेंट नाम से पता चल रहा है ना, बोलिए इंडिपेंडेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो लिखिए, इसको पॉइंट लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्सेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्सेज, characteristics and properties of sources are independent to any other parameter, independent to any other parameter, independent to any other parameter within or outside the circuit, within or outside the circuit। कैसे दिखाते हैं सर? अरे बहुत सिंपल, रटना नहीं है, डेफिनेशन याद नहीं रखना, बस लिखा दिया कॉपी में आपके, है ना। समझने की बात है कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स उसको बोलेंगे जिसमें सोर्स का प्रॉपर्टी या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे सर्किट में चाहे सर्किट के बाहर। ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स जो है, ध्यान से देखिए, उसको हम लोग सर्कल से दिखाते हैं। जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो क्या है? सर्कल है। वोल्टेज सोर्स दिखाना है तो प्लस माइनस करके दिखाएंगे। करंट सोर्स दिखाना है, ठीक है ना, अगर डीसी की बात करें तो करंट सोर्स दिखाना है तो ऐसे एरो से दिखाएंगे। ये आपको दिखा रहा है कि इंडिपेंडेंट है। वही अगर वोल्टेज सोर्स दिखाना है, एसी में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे सर? एसी में दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे, बट सर्कल ही उसका नोटेशन होगा। क्या होगा बोलिए सर? मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट सोर्स दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे सर? सर्कल यूज़ करेंगे। या बैटरी दिखाना होता है तो फिर हम ऐसे ही दिखाते हैं, बोलिए बैटरी दिखाना होता है तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? बट अब ओवरऑल सोर्स की बात करें, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करें? बोलिए सर्कल से। प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स है, एरो है तो क्या है? करंट सोर्स है। मोछ लगा हुआ है तो एसी है। बोलो बोलो, हाँ, इस तरह का बन गया। साइनसॉइडल लगाए हुए वहाँ पे तो क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। जल्दी लिखे फटाफट। मेन डिपेंडेंट सोर्स है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे।
हो गया। नेक्स्ट लिखिए डिपेंडेंट सोर्स, हेडिंग दीजिए डिपेंडेंट सोर्स। Characteristics and properties are characteristics and properties are characteristics and properties are depends to any other parameter, depends on any other parameter inside or outside the circuit, inside or outside the circuit, inside or outside the circuit। तो ध्यान से देखिए, डिपेंडेंट को दिखाने का तरीका होता है डायमंड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जो नोटेशन है वो क्या है सर? इस तरीके से, ठीक है ना। ये क्या दिखाएगा सर? डिपेंडेंट सोर्स। क्या दिखाएगा? डिपेंडेंट। डायमंड का मतलब क्या है सर? डायमंड क्या दिखा रहा है? डिपेंडेंट। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पहले ही बताया मैंने आपको कि अगर आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो सिंबल्स के ऊपर ध्यान देना है, नोटेशंस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो डायमंड से क्या दिखाएगा? डिपेंडेंट सोर्स। और डिपेंडेंट सोर्स भी बहुत सारे तरीके से हो सकता है, जैसे ध्यान से देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इस तरीके से कोई सोर्स है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एक डिपेंडेंट सोर्स बना कर दे दिया जाएगा और 4 नाम लिख के दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कौन सा है, या फिर एक सर्किट बना के दे दिया जाएगा और सर्किट का नाम पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है इस तरह का क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 5 × Vx या 5V ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये क्या है? पहली बात, प्लस माइनस दिख रहा है, तो ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स? वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना है? 5Vx। तो ये है वोल्टेज सोर्स, बट इसका वैल्यू एक वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्या नाम देंगे सर इसको? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। पहले देख लेना है ये है क्या, करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है। वो कहाँ से पता चलेगा? ट्रिक बता दिया आपको हमने कि अगर एरो बनाया है तो करंट सोर्स, एरो नहीं बनाया हुआ है तो वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस लगा हुआ है। करंट वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में इतना लिख के नहीं देगा सर आपको एग्जाम में, इतना लिख के नहीं देगा आपको एग्जाम में। ऐसा लिखा रहेगा VC/VS, ऐसा लिखा रहेगा VC/VS। तो आपको पता होना चाहिए सर VC/VS का मतलब क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। एक और एग्जाम्पल अगर आपको हम दें तो अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, वोल्टेज सोर्स में ही देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10Ix, 10Ix या IY कुछ भी लिख दिया मैंने, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो करंट के टर्म में लिखा हुआ है। तो ये है क्या? वोल्टेज सोर्स। किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? करंट। सर्किट में कोई एक करंट होगा IY, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस सोर्स का वैल्यू कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंडिपेंडेंट नहीं है ये, सर्किट के दूसरे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इस सोर्स का वोल्टेज कितना होगा, ठीक है ना। तो IY के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या है ये? करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट है। क्या है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या फिर करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। पूरा फुल फॉर्म लिखना चाहिए, पूरा फुल फॉर्म लिखिए अगर नया फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो, अदरवाइज शॉर्टकट में लिख सकते हैं। बट एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जाता है, पूरा लिखा रहता है स्टेटमेंट या फिर, ठीक है ना,
शॉर्टकट में भी लिखा रहता है। लिखिए फटाफट इसको करिए। हो गया? आर्यन तुमको बड़ा नोटबुक यूज़ करना चाहिए सर्किट थ्योरी के लिए। कर रहे हो तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से बड़ा नोटबुक यूज़ करो जो भी नोट्स बनाओ, समझे? तो ऐसे तो बहुत सारा कॉपी बन जाएगा तुम्हारा। बट लॉकडाउन के लिए ठीक है, छुपा के लाया जा सकता है। नहीं, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कर दे तो छुपा के लाने में सही है। ऐसे ठंडा के दिन कुछ भी छुपा के ला सकते हैं हम लोग, हैं? नहीं लेके आ सकते हैं? बस बैग वैग लेके मत आओ। कोई पूछे बैग लेके कहाँ जा रहा है, बोलना कॉलेज जा रहे हैं, ITI कॉलेज। कहाँ जा रहे हैं? ITI कॉलेज। कोचिंग वोचिंग का नाम नहीं लेना, समझे कि नहीं? हाँ, क्या बोलेगा? ITI जा रहे हैं। ITI अलाउ है, खुला हुआ है ना ITI कॉलेज वाले सब खुल गया हुआ है, खाली कोचिंग नहीं खुला हुआ है। तो फिर भी हम लोग खोल के पढ़ा रहे हैं, चूँकि हम लोग को क्या है, ITI है ना। अरे कोचिंग थोड़ी हमारा, क्या है? ITI है। कोनो को बोल देना ITI। चलो दिखाते हैं ITI तुमको, समझे कि नहीं? ये तो बेनिफिट मिल रहा है ITI में क्लास चलाने का। बोलो, धोखा दिया जा सकता है। अब देखिए, सब बोल दिए, सब रिकॉर्ड हो गया। अब कौन कंप्लेन कर देगा तो नहीं करना भाई लोग, कंप्लेन मत करना। चलिए ऊपर देखिए। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन। अब तुम बताओ, पूछते हैं तुमसे, बताओगे? बताओ, नाम बताओ इसको। हाँ, वोल्टेज का डिपेंडेंट या वोल्टेज कंट्रोल्ड। शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे? VCCS होगा कि नहीं होगा? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट बताओ, एग्जांपल में लिख लेना इसको भी। हाँ, नेक्स्ट बताओ। करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है? जल्दी लिखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है सर ये। अब बिल्कुल नहीं डरना है। डिप्लोमा का स्टूडेंट डर जाता है, डिपेंडेंट सोर्स देखता है तो डर जाता है, ठीक है? उसको लगता है क्वेश्चन टफ हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं है। ठीक है? हटा दे, ठीक है? कुछ फॉर्मूला ऐसे ही डायरेक्टली लिखा रहे हैं, लिख लीजिएगा, आपको पता भी है पहले से। जैसे वोल्टेज इज इक्वल टू IV इंटू IR लिखते हैं ओम्स लॉ से। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? करंट इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? dQ/dt। बोलिए, या फिर और
I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, बोलिए। हाँ, चेंज के फॉर्म में तो चेंज के फॉर्म में कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और क्या लिखते हैं सर, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, याद आ रहा है क्या, सुना है कभी नाम? हाँ, और क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो। हाँ, तो जनरल फार्मूला जो है इलेक्ट्रिकल में जो यूज़ होता है यही सारा फार्मूला है, सब पढ़ेंगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे, इंडक्टर पढ़ेंगे तो सब रिपीट होगा। ये बस लिखा दिए एक जगह, कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए अगर आगे हम लोग को पढ़ना है तो, ठीक है। हेडिंग दीजिए किरचॉफ्स लॉ, हेडिंग दीजिए किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये भी पूछा जाता है, फर्स्ट लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ कौन सा है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फर्स्ट लॉ इसको बोलते हैं किरचॉफ्स नोड लॉ, है ना, और जंक्शन लॉ, ठीक है ना। लिखिए फर्स्ट लॉ, लिखिए फर्स्ट लॉ कौन सा है, किरचॉफ्स नोड लॉ और जंक्शन लॉ, या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना, KCL, किरचॉफ्स नोड लॉ और जंक्शन लॉ और करंट लॉ, KCL, बोलिए सर। हेडिंग उसी में लिखिए KCL, ब्रैकेट में उसको बड़ा में कैपिटल में लिखिए KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। अब देखिए ये सब बेसिक है, ये सब अगर अच्छा हो गया तो मान के चलिए कि पूरा आपका सर्किट आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें अगर आलस करिएगा, पेन नहीं चलाइएगा, मेहनत नहीं करिएगा, बार बार ट्राई नहीं कीजिएगा। हम लोग क्या सोचते हैं पता है, सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन दिया जाता है बनाने के लिए, तो हम लोग सोचते हैं काहे के लिए बनाए, सर बनाएंगे सोल्यूशन आ जाएगा, बेकार में हम बनाएंगे गलती होगा काटना पड़ेगा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए कभी सीख नहीं पाते हैं। जिसका पन्ना साफ सुथरा है, पेज जिसका साफ सुथरा है, वो कभी नहीं सीखेगा सर्किट थ्योरी, समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसका पेज जितना गंदा उतना ज़्यादा सीखेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। बनाओ ना, गलत बनाओ और वहाँ लिखो अपने भाषा में कि क्या गलत करके, क्या गलती किए कि नहीं बनाया, ठीक है ना, उससे सीखना है। क्वेश्चन के थ्रू ही यहाँ सीखा जाता है, एकदम क्रिकेट की तरह है सर। जितना ज़्यादा बैटिंग करने जाइएगा उतना ज़्यादा बैटिंग करने आएगा, जितना ज़्यादा छक्का खाइएगा बॉलिंग करने में उतना ज़्यादा अच्छा बॉलिंग करने आएगा, समझ में आ रहा है ना। पता चलेगा कि इस बैट्समैन के सामने ये बॉल नहीं डालना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। या फिर जितना ज़्यादा बैटिंग कीजिएगा, जाके जितना ज़्यादा मैच खेलिएगा उतना ही अच्छा बैटिंग आपका होता जाएगा। आपको पता होगा कि हाँ कैसा बॉलर कौन सा बॉल फेंकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम वैसा ही है सर, हर एक बॉल अलग होगा सर आपके लिए, ठीक है ना। खेलना है और सीखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। भागिएगा, गड़बड़ाइएगा तो कभी कुछ नहीं कर पाइएगा इसमें। और एक बार ये अच्छा हो गया तो फिर आपका पूरा सर्किट अच्छा हो जाएगा। KCL, KVL ये सब चूँकि बेसिक है ना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लास्ट में जाके यही करना है आपको। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लास्ट में जाके यही करना है। और अगर आपने ढंग से सीख लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके अपने एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन लेके आइए आप JEE लेवल का, आप मुश्किल से 35 सेकेंड 40 सेकेंड में 45 सेकेंड में सॉल्व करेंगे।
बहुत सारा क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप हमको फॉलो करिएगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन को भले स्क्रीन से देख के लिखने में जितना टाइम लगे उस टाइम को छोड़ के हम बता रहे हैं आपको 35 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नोडल लगाते हैं, मेश लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन देखा नोडल लगाना शुरू कर दिया, कोई भी क्वेश्चन देखा मेश लगाना शुरू कर दिया, बन जाता है क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। बट उससे कम टाइम में क्वेश्चन बन सकता था सिंपली केसीएल और केवीएल से। तो केसीएल केवीएल जिसका स्ट्रॉन्ग है, जिसको लगाने आता है, नोडल लगाने के लिए भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें कंपलसरी है नोडल से ही बनेगा, ठीक है ना। मेश एनालिसिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कंपलसरी है मेश से ही बनेगा। मानते हैं ऑप्शन में इक्वेशन ही लिख के दे दिया तो क्या कीजिएगा, मेश ही लगा के इक्वेशन बनाइएगा, तब तो मेश लगाना ही है आपको। ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में अगर इक्वेशन लिखा हुआ है वोल्टेज के टर्म में तो नोडल लगाना ही पड़ेगा। बट हम सर्किट सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। आपका 95% क्वेश्चन में जो करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, पावर निकालना कुछ भी पूछा जाता है उसको आप बिना केसीएल केवीएल के, बिना नोड और मेश के कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 3 मेश बन गया, 3 या 3 से ज़्यादा मेश बन रहा है तब फिर आपको मेश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस का ज़रूरत होता है, अदरवाइज ऐसे ही काम चल जाएगा आपका। करंट डिवीज़न, वोल्टेज डिवीज़न, केसीएल केवीएल, यही आपके लिए मोर देन इनफ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एकदम बेसिक चीज़, समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे, इसलिए बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए, घर पे जाके फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। इसमें लिखिए केसीएल में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको भी हम बता देते हैं कैसे। देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ है, केसीएल है। सेकेंड लॉ कौन सा लॉ है, केवीएल है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, केसीएल क्या बोलता है सर? केसीएल ये बोलता है कि किसी पॉइंट पर, किसी नोड पर जितना चार्ज या जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट क्या करेगा सर, लीव करेगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है सर, कि बहुत बार आप पढ़े होंगे अपने क्लास में, अपने ज़िंदगी में आप बहुत बार इस चीज़ को देखे होंगे, बट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। मान लिया एक को नोड है, यहाँ पे इसमें 3-4 करंट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये I1 है, ये I2 है, ठीक है ना, ये I3 है और ये I4 है, ठीक है ना। तो कौन कौन यहाँ पे देखिए, तो कैसे आप इसका इक्वेशन लिखते हैं, जिस नोड पे आपको केसीएल लगाना है उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए। तो हमको दिख रहा है इस नोड पे केसीएल लगाना है, हमको नोड ए नाम दे देते हैं इसका। तो इस पे देखिए कौन कौन करंट इंटर कर रहा है। इंटर करने वाला कौन सा करंट होगा, जिसका एरो इसकी तरफ होगा, ठीक है ना। तो कौन कौन सा इंटर कर रहा है सर, I1, I3, I4। तो जो जो इंटर कर रहा है उनका सम किसके इक्वल होगा, जो लीव कर रहा है उसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2। या फिर इसी बात को दूसरे तरीके से बोला जाता है, कन्वेंशन अपना अपना है। जो दूर जा रहा है करंट उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, नोड से जो लीव कर रहा होगा, जो दूर जा रहा होगा, कैसे पता चलेंगे सर? ये भाला है ना, भाला बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे पहचान करेंगे, एरो से। किससे? एरो से पहचान करेंगे। एरो अगर नोड की तरफ है तो क्या होगा, इंटर कर रहा है। तो हम मान लेते हैं मेरा जो कन्वेंशन है, आपको वही मानना चाहिए कि थोड़ा मिला जुला रहेगा तो समझ में जल्दी आएगा। आप चाहें तो उल्टा ही मान सकते हैं। मैं क्या मानता हूँ, जो करंट लीव करता है, जो दूर जाता है, मैं उसको पॉजिटिव मानता हूँ। आप चाहें तो नेगेटिव भी मान सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है उसमें। तो मैं क्या मानता हूँ कि जो करंट नोड से दूर जा रहा होता है उसको हम पॉजिटिव करंट बोलेंगे, और जो इनकमिंग करंट है उसको हम लोग नेगेटिव करंट बोलेंगे। और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों का सम कितना होना चाहिए? इसका मतलब और उसका मतलब, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो एक और तरीका था इसको लिखने का, इक्वेशन यही बनेगा, बट एक और तरीका था कि जितना इनकमिंग है सबको नेगेटिव। तो ए की तरफ कौन कौन आ रहा है सर? आप यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए आपकी तरफ कौन कौन आ रहा है। तो आपकी तरफ I4 आ रहा है, आपकी तरफ I3 आ रहा है और आपकी तरफ I1 आ रहा है। तो -I1, -I4, -I3। आपसे दूर कौन जा रहा है, I2। तो प्लस I2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट मस्ट बी इक्वल टू 0। जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। यहाँ से आप कर लीजिए डायरेक्टली एक लाइन में लिख लीजिए, या दिक्कत होता है वैसे लिखने में तो पॉजिटिव नेगेटिव करके लिख लीजिए। जैसे हम लोग नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, यही समझ के लिखते हैं। चलिए तो सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा I1 प्लस I4 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा I2। तो दोनों के केस में एक ही चीज़ है, दोनों के केस में एक ही है, अलग नहीं है कुछ भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों केस में एक ही है। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप प्रूव कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। I1 को क्या आप Q1/T लिख सकते हैं क्या? क्या आप I4 को Q4/T लिख सकते हैं क्या? या DQ जो भी लिखना लिखिए। इसको क्या Q3/T लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू ये क्या है Q2/T है क्या? T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या निकल के आ रहा है Q1 प्लस Q4 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q2। तो इसी को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक नोड पे जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट क्या करेगा, लीव करेगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो तो बेचारा अपना बर्बादी का मातम मना रहा होगा, इसका दोस्तों से बड़ी खुश होता है, चलो बर्बाद हुआ एक। समझ में आ रहा है क्या इतना? ठीक है, तो एक बार थ्योरी थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, या फिर इसी के ऊपर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए। मिली एम्पियर है यहाँ पर, 10 मिली एम्पियर है, 9 मिली एम्पियर है। I1 I2 I3, I1 I2 I3, फाइंड I1 I2 I3, फाइंड I1 I2 I3। जल्दी जल्दी करिए। ये शॉर्ट आउट में नहीं समझना है, यहाँ पे सब जगह एलिमेंट लगा हुआ है, शॉर्टकट बना दिया आपके लिए। फाइंड I1 I2 I3। बताइए कितना, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आई थी कितना? हाँ I2 -1 और I1 सर 3 एम्पीयर, I2 1 एम्पीयर, I3 4 एम्पीयर।
I2 1 एम्पियर आ रहा है आपका कि -1? 1 आ रहा है आपका, -1 आ रहा है। देखिए पहले हम लिख के करना सिखाते हैं, फिर ओरली करना सिखाएंगे, ठीक है ना। पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा वेरिएबल फाइंड करना है, I1 I2 I3। मान लिया मुझे I1 फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक KCL लगाएंगे इस पॉइंट पे। चलिए मान लेते हैं पॉइंट A है। पॉइंट A पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, नोड A पर अगर ध्यान से देखिएगा तो 12 एम्पियर इंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग कर दें क्या, या फिर ऐसे लिख रहे, चलो ये इंटर कर रहा है तो नेगेटिव लिख दिया, 12 इंटर कर रहा है तो क्या लिख दिया, नेगेटिव में। ये इस पॉइंट से दूर जा रहा है क्या, देखो तुम यहाँ बैठे हुए हो, जब भी केसीएल लगाने में दिक्कत हो समझ लो कि उस नोड पे तुम बैठे हुए हो, तुमसे दूर I1 जा रहा है, तुमसे दूर कौन जा रहा है, 9 एम्पियर। जो आपसे दूर जाने वाले हैं वो लीविंग करंट है, तो I1 + 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सॉल्व करेंगे -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू कितना, 3 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को? नोड ए पे बात किया मैंने, नोड ए पे लिख के करना जरूरी नहीं है, A B लिखना जरूरी नहीं है। ध्यान से देखिए, इस नोड पे आइए, मान लेते हैं इसको नाम दे दिया B, समझाने के लिए मैं बस नाम दे रहा हूँ मैं। क्या करेंगे बोलिए, 9 एम्पियर इंटर किया तो नेगेटिव में लिखेंगे क्या, जल्दी बोलिए। अच्छा यहाँ आप बैठे हुए हैं, आपसे दूर कौन जा रहा है, I2, तो पॉजिटिव में लिखेंगे I2 को, ठीक है ना। ये 10 एम्पियर भी आपसे दूर जा रहा है, देखिए, तो इसको भी क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में ही लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 मिली एम्पियर। करके देख लीजिए, ठीक है ना। -1 का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में I2 नीचे की तरफ आ रहा होगा, एक्चुअल में I2 कहाँ आ रहा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये नोड B पे था, ठीक है। नोड C पे अगर हम लोग बात कर लें, चलिए यहाँ लगा लेते हैं, नोड C है ये, या यहाँ चाहे तो यहाँ भी लगा सकते थे, बट इसके लिए I1 I2 पता होना जरूरी है, इसलिए यहाँ लगा रहे हैं कि एक ही बार में काम चल जाएगा, किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो किस नोड पे KCL लगाएं वो भी इंपॉर्टेंट होता है सर। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा देते KCL तो कुछ भी निकलता क्या, कुछ नहीं निकलता। I1 I2 I3 तीनों वेरिएबल है, कुछ नहीं निकल पाता। तो नोड को भी चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ देखिए क्या है, 10 एम्पियर इंटर किया नोड C पर, नोड C पे आपको दिख रहा है 10 एम्पियर इंटर कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, -10। I3 भी इस नोड पे आ रहा है तो क्या लिखेंगे, -I3। बट 12 एम्पियर यहाँ से दूर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, +12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा +2 -2, यानी I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर, ठीक है ना। ये तो लिख के करने की बात हो गई। इस चीज़ को आप ओरली भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ओरली मुजबानी बिना पेन उठाए कैसे करेंगे, जितना करंट एक नोड पे आता है उतना ही करंट उस नोड से दूर जाना चाहिए। जितना करंट नोड पे इंटर करेगा उतना ही करंट नोड से लीव करेगा। इनकमिंग जितना करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट, जो लैंग्वेज बोलना है बोल लीजिए आप, ठीक है ना। यानी जितना करंट उस नोड पे इंटर कर रहा होगा, घुस रहा होगा, उतना ही करंट बाहर की तरफ भी निकलेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना करंट इंटर कर रहा था, 12, तो 12 ही दूर जाना चाहिए ना। तो 9 एम्पियर तो लीव किया है, तो 3 एम्पियर और लीव करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए 3 एम्पियर। देखिए इसका आंसर आ गया 3 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत? इस नोड पे बात करेंगे अगर, तो कितना एम्पियर इंटर कर रहा है, 9। कितना एम्पियर इंटर कर रहा है, 9। और लीव कितना कर रहा है, जो दिया हुआ है पहले उसको देखो, 9 मिली एम्पियर इंटर किया, लीव कितना किया, तो अजीब सा बात हो गया ना। 9 मिली एम्पियर इंटर कर रहा है और लीव कर रहा है 10, तो 1 मिली एम्पियर और तो इंटर कराना पड़ेगा। बट यहाँ I2 कहाँ दिखा रहा है, ऊपर की तरफ। जब इंटर कराना है तो I2 कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो 1 मिली एम्पियर होना चाहिए, बट नीचे की तरफ होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव में आंसर आएगा। क्योंकि जो पूछ रहा है वो ऊपर की तरफ पूछ रहा है, बट एक्चुअल में कहाँ है, नीचे की तरफ, तो नेगेटिव आंसर देंगे। सिमिलरली यहाँ देखिए नोड C पे देखिए कितना करंट इंटर किया, 10। लीव कितना कर रहा है, 12। ये तो पॉसिबल नहीं है, KCL का वायलेशन है। तो 2 मिली एम्पियर और इंटर करना चाहिए, तो 2 मिली एम्पियर और इंटर करा दीजिए, तो 2 मिली एम्पियर आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या? आप ओरली भी इस तरह से कर सकते हैं, जो दिया हुआ है उसको पहले ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। ओरली भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं समझ में आ रहा है, लिख के करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू में टाइम लगेगा, बाद में फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हटा दें इसको, हाँ हाँ।
अपना स्पीड खुद मेंटेन करके रखना है, दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है। मेन चीज़ है अभी सीखना, अभी स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं देना है, स्पीड आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। अभी आप कितना भी स्पीड लेके आ जाइए, 1 महीना के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर स्पीड जहाँ था वहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है सीख लेना। जब एग्ज़ाम के टाइम में फिर रिवाइज़ करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे, फिर स्पीड बन जाएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आज आप स्पीड बना लीजिए तो एग्ज़ाम के टाइम तक आपका स्पीड वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो अभी सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? अभी सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए, स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। अब प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद स्पीड आ जाएगा। देखिए फाइंड IX, IY एंड IZ। फास्ट करिए, सॉल्व कीजिए। IX, IY एंड IZ। फाइंड IX, IY एंड IZ। आ गया? IY कितना? सबको सब बताइए एक साथ। देख के भी आंसर दे सकते हैं, आपको आराम से सॉल्व करना है। जरूरी नहीं कि ओरली सॉल्व कीजिए, लिख के भी कर सकता है। IX बराबर -3 एम्पीयर। IX -3, IY 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए। ओरली कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए इस नोट पे देखिए, अब कोई डायरेक्ट यहाँ इस नोट पे काम करना शुरू कर दे तो बेवकूफ़ी है। बोलो, क्योंकि IX और IZ कुछ नहीं पता, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए जहाँ वैल्यूज़ आप इजीली निकाल सकते हैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। बोलिए, इस नोट पे अगर हम लगाएं अगर KCL, यहाँ पे भी लगा देते तब भी नहीं होता, जल्दी नहीं निकलता है। इसलिए नोट पहचानना ज़रूरी है, कहाँ लगाया जाए। बोलिए, जहाँ ज़्यादा वेरिएबल पता है वहाँ लगाइए, जहाँ ज़्यादा कांस्टेंट वैल्यू पता है वहाँ लगाइए। तो देखिए 10 एम्पियर इंटर किया, लीव कितना किया? 7, तो 3 और लीव करना चाहिए ना। लीव का डायरेक्शन है कि नहीं है? लीव के डायरेक्शन में ही तो है IY। तो 7 एम्पियर लीव किया, 3 एम्पियर और लीव करना है, तो यहाँ से लीव ही तो कर रहा है IY। तो IY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। यहाँ ध्यान से देखिए, 7 एम्पियर इंटर किया, 3 एम्पियर लीव किया, तो 4 एम्पियर और लीव करना चाहिए कि नहीं? बट ये तो इंटर करते हुए दिखा रहा है,
गलत डायरेक्शन है ना, आंसर क्या देंगे माइनस -4, निगेटिव देंगे आंसर, क्योंकि एक्चुअल में वो ऊपर जा रहा है, एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ लगा दीजिए या यहाँ लगा दीजिए, कहीं लगा लीजिए, यहीं लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए। इस नोट पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ हमारा आंसर आया था कि 3 एम्पियर इंटर कर रहा है, बोलिए 3 एम्पियर इंटर कर रहा है, और ये 4 एम्पियर भी इंटर कर रहा है। इंटर कितना किया टोटल 7, और लीव कितना कर रहा है 10। 7 इंटर किया, 10 लीव किया, 10 इंटर करना चाहिए ना, तो यहाँ एक और करंट इंटर करेगा जिसका वैल्यू होगी 3 एम्पियर। यहाँ इंटर कराना है बट ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो नेगेटिव में आंसर दे देंगे, ठीक है ना। लिख के करना है, बहुत आसान है। यहाँ पे लगा दीजिए KCL, क्या होगा सर, यहाँ KCL लगाएंगे तो क्या होगा, -10 तो नेगेटिव, +7 + IY इज इक्वल टू 0, तो IY इज इक्वल टू कितना 3 एम्पियर। यहाँ लगाइए KCL तो ध्यान से देखिएगा, तो -7 -IZ +3 इज इक्वल टू 0, तो IZ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। यहाँ अगर लगाइएगा KCL तो क्या होने वाला है, 10 एम्पियर लीव कर रहा है तो +10, IY इंटर कर रहा है तो -IY, और IY की वैल्यू आ चुकी है, फिर भी लिख लेता हूँ IY। 4 एम्पियर इंटर कर रहा है तो -4, IX लीव कर रहा है तो +IX इज इक्वल टू क्या 0। IY की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो 3 -3 -4 -7, 10 -7 +3, और IX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो दोनों अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में 3 चीज़ निकालना था, यानी 6 बार आप KCL लगाए हैं, 6 बार आपने KCL लगाना सीखा 2 ही क्वेश्चन के थ्रू। अब छोटा छोटा क्वेश्चन देते बच्चा वाला, उसमें कोई फ़ायदा होता नहीं, ठीक है। इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन कराया आपको, जिससे आपको समझ में आया कि KCL कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। कितने लोगों को दिक्कत होता है, तो उन लोगों को मैं इस तरीके समझाता हूँ कि जिस पॉइंट पर KCL लगाना है, समझिए कि आप वहाँ खड़े हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, और देखिए कौन कौन सा करंट दूर जा रहा है, कौन कौन सा करंट आपके पास आ रहा है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। या फिर एक दूसरा नोटेशन क्या है, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव और आपकी तरफ जो करंट आ रहा है इनकमिंग करंट को नेगेटिव मानिए, दोनों को जोड़ के इक्वल टू 0 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है, I3 I1 I2 I3। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है I1 I2 I3 आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। 4 ऑप्शन बना के दिया रहेगा, हर एक ऑप्शन में 3 वैल्यू होगा, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। I2 बराबर 7, I2 बराबर 11, I3 बराबर 2।
बहुत आसान क्वेश्चन है, ओरली हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा कि नहीं? आ रहा है सबका? I2 तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे जो 3 वाला जो पैरेलल है उन तीनों से 11 एम्पियर लीव कर रहा है, तो यहाँ भी इसमें घुसेगा भी कितना? 11 एम्पियर। वहाँ कैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, बोलो डायरेक्ट कर लोगे ना। इस पूरे के कॉम्बिनेशन से 11 एम्पियर बाहर निकल रहा है, तो 11 एम्पियर अंदर भी तो घुसा होगा। इसमें कोई सोर्स थोड़ी दिख रहा है तुमको, कोई सोर्स है क्या? नहीं है। तो I2 इज इक्वल टू 11 एम्पियर ऐसे ही आ गया। I2 11 है और ये 4 है, तो लीव करने वाला 11, इंटर करने वाला 4, तो 7 और चाहिए कि नहीं इंटर करने के लिए? तो 7 एम्पियर यहाँ आएगा, बोलिए। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए 11 एम्पियर लीव कर रहा है इधर, इंटर कितना कर रहा है? 4 और 3 7, तो 4 एम्पियर और इंटर करना पड़ेगा, बोलिए। तो ये I3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 एम्पियर। लिख के कर देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस पॉइंट पर अगर हम लोग KCL लगाएंगे तो क्या होगा? सब इंटर करने वाला है। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग कितना है? या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लेते हैं। -I3 -4 -3 + 11 इज इक्वल टू क्या? 0। सॉल्व कर लेंगे। I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। क्लियर है? यहाँ पर भी, यहाँ तो ओरली देख के बता सकते हैं, फिर भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर करिएगा तो I2 इंटर किया तो -I2, I3 लीव कर रहा है +I3 +4 एम्पियर +3 एम्पियर इज इक्वल टू 0। तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा, I3 की वैल्यू कितनी है? 4 4 + 4 8 और 3 11, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ लगा दीजिए KCL। यहाँ अगर KCL लगाइएगा तो क्या होने वाला है? I1 इंटर किया तो -I1, 4 भी इंटर कर रहा है तो -4, और I2 लीव कर रहा है तो +I2 इज इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 -4, और I2 कितना आया? 11, 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7। लिख कर करना है ऐसे कर लीजिए, लॉजिकली करना है तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना? आपकी मर्ज़ी, जो अच्छा लगता है कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए किरचॉफ सेकेंड लॉ। अच्छा, KCL को शॉर्ट फॉर्म में कहीं पे ऐसा लिखा हो तो घबराना नहीं है। देखिए KCL का डिफिनेशन में अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि सम ऑफ I नोड इज इक्वल टू 0, वही मतलब है कि सम ऑफ नोड करंट क्या होना चाहिए? किसी भी नोड पर जितने भी करंट हैं इनकमिंग आउटगोइंग, सबका सम कितना होगा? 0। तो हो सकता है सिंबल में ऐसा लिखा हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के सिंबल में ऐसे लिख लीजिए, जहाँ लिखे थे ना फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जहाँ हेडिंग दिए थे वहाँ पे इस चीज़ को लिख लीजिए, सिंबल के फॉर्म में लिखा होगा। इस सिंबल जो है ना, ये सिंबल जो है ये आपको क्या दिखाता है? समेशन दिखाता है। क्या दिखाता है सर? ये समेशन रिप्रेजेंट करता है सर, जोड़। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ इसमें क्या होता है? सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन ए मेश या फिर लूप क्या होता है? 0 होता है। सम ऑफ वोल्टेज ऑफ मेश मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना? जो मेश है वो तो लूप है ही ना, तो हो तो गया। लूप लिखना जरूरी है, लूप लिखना चाहिए, लूप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी मेश इज इक्वल टू क्या होता है? 0। एक मिनट, नया वीडियो कर